ओके। आज का जो टॉपिक है वो ब्लैक स्मिथी प्रोसेस में फोर्जिंग लिया है। ये क्लास का ये पार्ट वन है। अभी क्योंकि जो चैप्टर बड़ा है इसके लिए 2-3 बार में क्लास करेंगे। तो सबसे पहले फोर्जिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वो फोर्जिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें मेटल को हीट करके और उसके बाद उसको हैमरिंग करके उसको अलग-अलग शेप दिया जाता है। ठीक है? कभी-कभी हीट भी करते हैं और कभी-कभी बिना हीट किए भी करते हैं। तो उस आधार पर मेटल को जब हीट करके प्रोसेस किया जाता है या हैमरिंग किया जाता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं हॉट फोर्जिंग। ओके। और जब इस प्रोसेस को बिना हीट किए किया जाता है, रूम टेम्परेचर पे किया जाता है, तो वो कहलाता है कोल्ड फोर्जिंग प्रोसेस। इस सर प्रोसेस सर जैसे हम लोग के एग्जाम में, हाँ तो हम लोग में एग्जाम में जैसे डायग्राम और उस पे स्पेसिफिकेशन ज्यादा आते हैं। जैसे डायग्राम इन द सेंस जैसे कोई टूल हो गया, कोई हाँ टूल के बारे में हो गया, उसकी हाँ स्पेसिफिकेशन ज्यादा पूछता है। हाँ। जैसे स्मिथिंग और फोर्जिंग में कौन कौन से टूल यूज हुए हैं। ओके। तो वो मैंने इस पीपीटी में हम्म, डाला है। वो है इस पीपीटी में, चिंता मत ओके करो। सर। हाँ, वो पीपीटी में है वो। तो पहले ओके आपको थोड़ी सी थ्योरी इसमें लिखनी पड़ेगी कि फोर्जिंग क्या होता है और कैसे करते हैं। फिर उसके हम्म, जो टूल्स हैं और फर्नेस है उसके बारे में, इसलिए मैंने इस टॉपिक को कई पार्ट में डिवाइड किया हुआ है ताकि हर एक टूल के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। और साथ में आपको टूल का यस फिगर सर। बनाना आना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है ना? हाँ। मेन वही है हम लोग का, टूल्स और उसके स्पेसिफिकेशन। हाँ हाँ, देखो वर्कशॉप में एक सबसे खास बात है कि जितना ज़्यादा आप फिगर बनाओगे, ठीक है, उतना ज़्यादा वर्कशॉप में आपको नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो सब लोग। ठीक है, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है वर्कशॉप के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि इस प्रोसेस में जनरली मेटल को हीट किया जाता है और हीट करने के बाद उसमें हैमरिंग की जाती है या प्रेशर या दाब लगा के उसको आकार दिया जाता है। ठीक है, और मेटल को जनरली प्लास्टिक कंडीशन तक हीट किया जाता है। ओके, मेल्ट नहीं किया जाता, प्लास्टिक कंडीशन तक हीट किया जाता है। ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, ये जनरली जो प्लास्टिक कंडीशन होती है, जनरली इसका क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। जिस टेम्परेचर पे मटेरियल प्लास्टिक अवस्था में आ जाता है उसको आसानी से कोई भी शेप दिया जा सकता है। ओके। तो इस आधार पर जो फोर्जिंग है, फोर्जिंग को हीटिंग के आधार पर हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहला है कोल्ड फोर्जिंग और दूसरा है हॉट फोर्जिंग। तो अभी हम लोग पहले सबसे पहले इसमें बात करेंगे हॉट फोर्जिंग के बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हॉट फोर्जिंग में क्या होता है कि हॉट फोर्जिंग में हाई टेम्परेचर, ठीक है, या लगभग क्रिटिकल टेम्परेचर तक मेटल को पहले गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद फिर उसमें हैमरिंग है प्रोसेस है या दाब डाला जाता है, प्रेशर अप्लाई करके उसको कोई भी शेप आसानी से दिया जा सकता है। उसके बाद आता है कोल्ड फोर्जिंग। तो कोल्ड फोर्जिंग में क्या होता है कि इसमें मेटल को प्लास्टिक कंडीशन तक गर्म नहीं किया जाता है। ठीक है, हमेशा क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे के ताप तक ही रहता है। ओके, इसके लिए इसे कोल्ड फोर्जिंग कहते हैं। तो इस ताप पर जो जनरली आपका जो मेटल जिनको फोर्ज किया जाता है, जनरली एल्यूमिनियम, कॉपर या जो लो मेल्टिंग पॉइंट वाले जो होते हैं मेटल होते हैं, तो उसमें इस तरह का प्रोसेस अपनाया जाता है। ओके। वैसे जो फोर्जिंग है, फोर्जिंग को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है आपका हैंड फोर्जिंग और दूसरा होता है मशीन फोर्जिंग। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? नो सर। ओके। तो अब हम लोग हैंड फोर्जिंग के बारे में बात करेंगे। वो हैंड फोर्जिंग जो होता सर है, एग्जाम्पल दे के बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एग्जाम्पल दूंगा, चिंता मत करो। हैंड फोर्जिंग में क्या होता है कि हैंड फोर्जिंग का जो प्रोसेस है, ये आप लोग चाहो तो लिख सकते हो। हैंड फोर्जिंग हमेशा छोटे प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये किसी बहुत स्पेशल पर्पज है जिसमें आपको हाथ से ही आकार देना पड़ेगा, तो उसमें जो है हैंड फोर्जिंग का यूज करते हैं। ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में मेटल को हीट करके, ठीक है, और हाथ से हैमर के द्वारा पीट के, है ना, उसके बाद उसको आकार दिया जाता है। ठीक है, जनरली हीटिंग का जो काम होता है वो हर्थ में किया जाता है, HEARTH, हर्थ। हर्थ एक तरह की फर्नेस होती है जिसमें इस तरह का हीटिंग प्रोसेस किया जाता है ना। तो इसके लिए मैं आपको एक हैंड फोर्जिंग का एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, आप लोग उसको एक बार देखिए। देखने से आपको काफ़ी उसका आइडिया होगा। ठीक है, वो मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को। ये दिख रहा है, विंडो खुल गई सबको? यस सर। ओके।
इसमें आप देखिए और देखने के बाद आपको काफ़ी अच्छा आइडिया होगा कि हैंड फोर्जिंग कैसे करते हैं। ये हैंड फोर्जिंग प्रोसेस है। ये जो अवस्था आप लोगों ने देखी, सबको तो सुन सुन रहा है ना? यस सर। हाँ, यस देखो। सर, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, तो ये जो अवस्था है, जो रेड हॉट किया गया है, ये एक्चुअली इसकी प्लास्टिक अवस्था है, ठीक है? जिसमें मेटल को आसानी से पीट-पीट के आकार दिया जा सकता है। इससे ज़्यादा अगर आप गरम करोगे तो मेटल क्या होने लगेगा? धीरे-धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो हमें मेटल को मेल्ट नहीं करना है, हमें उसको प्लास्टिक कंडीशन तक ही रखना है ताकि वो आकार ले सके। ओके? अभी आगे देखिए आप। सर हाँ, सर जो व्हाइट रेड और उसमें पाउडर डाला था वो क्या था? वो पाउडर फ्लक्स है, ठीक है? इसमें भी फ्लक्स यूज़ कर सकते हैं ताकि ऑक्साइड ज़्यादा ना बने, कम ऑक्सीडेशन हो इसका। ओके? ओके। हाँ, ठीक है, आगे देखिए इसको। ये देखिए कैसे हैमरिंग कर रहा है। ये देखिए ऑक्सीडेशन हुआ है तो ऑक्साइड को कैसे ब्रश निकाल रहा है। ये जो इसके ऊपर आपको लेयर दिखाई दे रही है, ये सारी ऑक्साइड है। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया है कि मेटल भाई भरने से निकालने के बाद उसका टेम्परेचर धीरे-धीरे डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो उस केस में जो उसकी प्लास्टिक कंडीशन है दोबारा वो सॉलिडिफ़ाई होने लगेगा। तो सॉलिडिफ़ाई होने की कंडीशन में आपको ज़्यादा फ़ोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि आप हैंड फ़ोर्जिंग कर रहे हो तो आपको ताकत भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो इसके लिए ताकत ज़्यादा ना लगानी पड़े इसके लिए इसको बार-बार जो है भट्ठी में डालना पड़ेगा और दोबारा इसका टेम्परेचर बढ़ाकर प्लास्टिक कंडीशन तक लाना पड़ेगा। ओके? तो अभी ये वही प्रोसेस किया जा रहा है। आगे देखते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, मैं बोल ही नहीं रहा हूँ अभी, मैं आप केवल वीडियो देख रहे हो। अच्छा, आप बोल ही नहीं रहे। हाँ, ठीक है आपको सर। आपको वीडियो दिखाई दे रहा है ना? हाँ सर, दिख रहा है। अच्छा, इस वीडियो में एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जिस जिस चीज़ के ऊपर ये रखकर हैमरिंग कर रहा है, इस चीज़ को क्या कहते हैं? कोई भी बताए? एनविल किसको? सर। हाँ, हाँ, एनविल कहते एनुअल। हैं। और एनविल में जो ये होल जो दिखाई दे रहे हैं, ये होल को क्या कहते हैं? ये 2 होल है ना? चलो ठीक है, ये होल के बारे में मैं आगे बताऊँगा, इस पीपीटी में है वो होल, ठीक है? और ये जो पोर्शन जो आप देख रहे हो, ये पोर्शन कहलाता है हॉर्न, ठीक है? इस होल के बारे में आपको मैं आगे बताता हूँ, इसके बारे में थोड़ा-सा और भी डिस्कस करूँगा मैं, ठीक है? अभी ये वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो वो ब्रशिंग क्यों करता है? देखो, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि मेटल जो पिघला हुआ जो आपका जो ये मेटल है, हीटेड मेटल, ये कंटीन्यूअस एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है?
आप देखो कि कितना फास्ट ऑक्सीडेशन होता है इसमें, ठीक है। जैसे ही उस मेटल का कलर चेंज होता है, ब्लैकिश होने लगता है, तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर ऑक्साइड लेयर जम रही है, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका ऑक्सीडेशन बहुत तेजी से होता है। तो क्या होगा उस केस में कि अगर आप वायर ब्रश लेके अगर उसको साफ नहीं करोगे, तो उसमें पिटिंग स्पॉट्स आ जाएंगे, ठीक है। जब ठंडा होगा मेटल, तो उसमें पिटिंग स्पॉट्स आ जाएंगे। वो पिटिंग स्पॉट क्या करेंगे, मेटल को खराब करने लगेंगे धीरे धीरे, या मेटल अच्छा नहीं लगेगा। तो उस केस में अच्छा इसको, अच्छा। हाँ, उस केस में इसको कंटिन्यू ब्रश से थोड़ी थोड़ी देर में साफ करना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्लियर है सबको? यस सर। ओके। जैसे ओके, आगे यस बढ़ते सर। हैं। हाँ, ठीक है। देखिए कितना तेजी से इसमें ऑक्साइड, ये आपको देख रहे हैं, किससे गिर गया, एनिमल के ऊपर क्या कुछ गिरा हुआ दिख रहा है? ये जो गिरा हुआ है यही ऑक्साइड है, ये देखिए। ये होल जिस पे काम कर रहा है, ये होल आप देखते रहिए, ठीक है। इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। इस होल का बहुत इंपॉर्टेंस है। इसे स्पॉट्स देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर के स्पॉट्स, ये पिटिंग स्पॉट्स हैं, ये सारे जो भी आप देख रहे हैं, ठीक है। और ये देखिए इसमें क्रैकिंग हुआ है, ये देखिए, ये क्रैकिंग भी हुआ है, ठीक है। तो फोर्जिंग में भी डिफेक्ट आ सकते हैं। तो ये वीडियो देख के आप लोगों ने इस वीडियो में क्या क्या समझा हुआ, पहले मुझे बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मतलब मेटल को हीट करके हाँ, बढ़ाया जा सकता है, हाँ, उसको शेप दिया जा सकता है, और उसमें ऑक्सीडेशन बहुत तेजी से होता है, कुछ तो होता है तो हुँ, इसलिए ब्रशिंग करना जरूरी है। हुँ, उसमें क्रैश भी आ सकते हैं, तो इसलिए आराम से करना जरूरी है। हुँ, ओके। और कोई? बेटा सनाया, आप बताओ। सर जैसे कोई मेटल लेना है हुँ, और उसको हीट करके उसको पहले सर मतलब कि ज्यादा उस पे फ्लक्स ना हुँ, वो हो तो मतलब उसको ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए उसके ऊपर सर वो वाइट वाला क्या था हुँ, फ्लक्स है वो, जो लगाया जा रहा फ्लक्स था। है, फ्लक्स, फ्लक्स हाँ है वो। तो हुँ, उसको लगाना है हुँ, ताकि मतलब कोई ब्लैक स्पॉट ना रह जाए उस मतलब उस मेटल को बनाते टाइम उस पे हुँ, कोई ओके, ओके, ब्लैक स्पॉट्स ना रह जाए, इस वजह से उनको लगाना है और फिर उनको कोई पर्टिकुलर शेप देना है ओके। सिराज आप बताइए। उनको हैमर करके। ओके, सिराज आप बताइए बेटा, क्या देखा आपने इसमें? सिराज? जी सर, ये वही एनुअल पे हैमरिंग किया जा रहा मेटल का, वहीं से देखे सर, अभी ज्वाइन किया। अच्छा, 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 चलो ठीक है। कंचन आप बताइए बेटा, आपने क्या देखा इसमें? सर सबसे पहले मेटल को हीट करेंगे, फिर उसको हैमरिंग करके कोई पार्टिकुलर शेप देंगे। हुँ, और जब उसको हम शेप देते हैं तो उसमें हम ये भी पाते हैं कि फॉर्जिंग प्रोसेस में भी डिफेक्ट आ सकते हैं, डॉट्स आ हुँ, सकती है ब्लैक ब्लैक, उसमें हुँ, भी क्रैक्स आ सकते हैं। हुँ, 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 बराबर, बराबर। चलो ठीक है, काफ़ी लोगों ने काफ़ी अच्छा बताया है ना? चलो ठीक है। ऐसे ही इसको देखिए, जब इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी लाइव, तो काफ़ी कुछ चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं, है ना? इसलिए इसको मैंने रखा था स्पेशली। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है कि आपने देखा कि इसमें एक बहुत छोटा-सा इक्विपमेंट बनाया जा रहा था, जिसको एक आदमी हैमरिंग करके शेप दे रहा था, ओके? अगर कोई इक्विपमेंट बड़ा हो और उसको बड़े इक्विपमेंट का जब फोर्जिंग किया जाता है, तो उस बड़े इक्विपमेंट का फोर्जिंग करने के लिए आप एक से अधिक लोगों का यूज कर सकते हो हैमरिंग करने के लिए। तो उस आधार पे क्या हो जाता है, ये जो फोर्जिंग हो जाता है, ये वन मैन हैंड वर्किंग या टू मैन हैंड वर्किंग या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ओके। अब क्या होता है कि जैसे आपने देखा कि इसमें फोर्जिंग करते समय उसने हैमरिंग किया, हैमरिंग करते समय बीच में कई बार उसने वायर ब्रशिंग भी किया, फिर उसने फ्लक्स भी लगाया, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक मेटल की क्वालिटी, फोर्जिंग के टाइम पे मेटल की क्वालिटी को कंट्रोल करने का प्रोसेस है। क्योंकि क्या होता है कि आपने जैसे देखा कि पहले उसने हीटिंग किया, जैसे जैसे मेटल का टेम्परेचर बढ़ता जाता है, आपको सबको मैंने बताया था, अपना वेल्डिंग प्रोसेस में होता है,
कि एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आने से ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है ना? तो वो चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है, हर मेटल के लिए वो चीज़ लागू होती है। जैसे ही हाई टेम्परेचर पर मेटल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आता है तो वैसे ही उसमें ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है। तो इसके लिए उसने फ्लक्स का यूज़ किया था, लेकिन फिर भी आप देख रहे होते कि उसमें बीच-बीच में उसको वायर बस मारना पड़ रहा था, ठीक है? बाद में सबसे आखिर में आपने देखा कि उसमें एक बीच में एक क्रैक भी डेवलप हो गया है ना? तो ये इस तरह के जो डिफेक्ट हैं, ये डिफेक्ट भी फोर्जिंग में आते हैं। तो इन सब चीज़ों को कम करने के लिए बाद में मशीन फोर्जिंग मेथड का यूज़ किया जाने लगा, ठीक है? मशीन फोर्जिंग अपने सर आप, हाँ, बताइए। सर जैसे मेटल की शीट है, ठीक है, हाँ, थोड़ी मोटी मोटी मेटल शीट है। हाँ, हाँ, अगर वही 3-4 मेटल शीट एक साथ वेल्ड करके हाँ, फिर फोर्ज करें हाँ। तो क्या वो कर सकते हैं? ये जो वीडियो है, ये वीडियो वही है। आप देखिए, इस वीडियो तो में हाँ, तो 1 मिनट। हाँ, हाँ। नहीं सर, तो सर इसमें तो क्रैक तो आएगा ही, क्योंकि भाई मेटल के बीच में भी कुछ गैप है। हाँ, बिल्कुल, 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 क्रैक आएगा। लेकिन आपने फोर्ज वेल्डिंग का नाम नहीं सुना है अभी तक। फोर्ज वेल्डिंग का नाम सुना है? नो सर। हाँ। जो फोर्ज वेल्डिंग होती है, फोर्ज वेल्डिंग ऐसे ही हैमरिंग करके की जाती है, ठीक है? तो अच्छा। यहाँ पर आप देखोगे, आपको मैं शुरुआत लेके चलता हूँ, इस वीडियो की शुरुआत में चलते हैं। ये देखिए, इस वीडियो में आपको कितनी प्लेट दिखाई दे रही है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 7 प्लेटों को आपस में वेल्डिंग के ज़रिए जोड़ा गया है। इसको और आगे पहले चलते हैं लेके। ये देखिए, ये प्लेट्स है सारी, ओके? इसको मैं शुरुआत से थोड़ा-सा दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये सारी प्लेट्स हैं। ये सारी प्लेट्स एक के ऊपर एक रखे और कैसे जोड़ी जा रही है वो देखिए इसको। एक पहली प्लेट, ठीक है? ये दूसरी प्लेट, तीसरी। सर हुँ। सर प्लेट एकदम वो होनी चाहिए ना, मतलब कि फाइल की हुई एकदम प्लेन। हाँ, प्लेन होनी चाहिए। उससे उससे पता क्या फ़ायदा है कि आपका प्लेट जितना प्लेन होगा और जितना स्मूथ होगा, उसके बीच में जो बनने वाला जॉइंट है वो उतना मजबूत होगा और उसमें किसी तरह का कोई डिफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन आप देखो, फिर भी एक प्लेट में क्रैक आ गया, है ना? ये देखिए, बिल्कुल इसको फोर्स वेल्डिंग किया जाने वाला प्रोसेस समझ के चलिए। अब इसमें क्या, देखो, इसको वेल्डिंग किया जा रहा है। ये देखिए, ठीक है? ये देखिए, वेल्डिंग कर दिया गया ना। अब वेल्डिंग करने के बाद देखिए, इसका स्लैग भी पूरा निकाल दिया गया और अच्छे से साफ किया जा रहा है। ये एसएमएडब्ल्यू वेल्डिंग प्रोसेस है। ये देखिए, बन गया? ठीक है, दिख रहा है ये? जैसे यस सर। हाँ। अब आते हैं आगे। सर हमारे स्क्रीन पे वीडियो रुकी हुई है। अच्छा, स्क्रीन रुकी हुई है। यस सर। हाँ, और चलो। वॉइस भी क्लियर आ रहा है। नहीं, अभी आएगी आवाज़। मैंने इसको स्किप किया था ना, इसके लिए आप इसमें स्क्रीन रुक गई होगी, है ना? अभी चालू करता हूँ। अभी चल गई? यस सर आ रहा है। हाँ। लो सर, अभी नहीं आ रहा है? अभी नहीं आ रहा है। एक मिनट बेटा, आपके इसमें नेटवर्क इशू है इसका मतलब सर। बाकी सब में आ रहा है? यस सर। हाँ, यस बट सर। आपके उसमें बेटा नेटवर्क इशू हो रहा है। आपने वीडियो तो नहीं ऑन किया अपना? चलो, मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए ये। हाँ, ठीक है, अभी अभी आ गया? सबके उसमें दिख रहा है ये? यस सर। ओके, चलो। अब इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये एक लाइन दिखाई दे रही है। ये लाइन, आप ये देखिए, ये एक्चुअली एक तरीके का डिफेक्ट है। आप देखोगे कि 6-7 प्लेटों को आपस में जोड़ के एक प्लेट बनाया गया है, ठीक है? आप यहाँ से यहाँ तक आप देखो, इसमें क्रैकिंग दिख रहा है, बट बाकी कहीं क्रैकिंग नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये जहाँ पर क्रैकिंग नहीं दिखाई दे रहा है, ये फोर्ज वेल्डिंग अच्छे से यहाँ पर हो चुका है। लेकिन ये जो पोर्शन रह गया है, जहाँ पे क्रैकिंग दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो आयरन मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में अच्छे से बॉन्डिंग नहीं हो पाया है और वहाँ पे क्या हो गया, क्रैकिंग हो गया है, ठीक है? ये फोर्ज वेल्डिंग का डिफेक्ट है ना? ये भी एक तरीके का डिफेक्ट होता है, ठीक है? क्लियर है यहाँ पे सबको? यस सर। यस सर। ओके, आगे देखते हैं। क्रैकिंग काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ये।
अब ये क्रैकिंग को क्या करता है, अवॉइड कर सकता है, देखेगा अगर ग्राइंडिंग करके अगर क्रैकिंग निकल जाएगा तो अच्छा है, अगर क्रैकिंग नहीं निकलता तो उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। ये मेटल फिनिशिंग प्रोसेस है। ये देखो क्रैकिंग इसके लिए काफ़ी ज़्यादा घिसना पड़ा, और उसके बाद आपका ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मेटल बिल्कुल स्मूथ, चिकना और किसी तरह का कोई भी डिफेक्ट यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, ओके। यस सर। हाँ, तो ये जो प्रोसेस है, सभी को सुन रहा है ना, ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस फोर्जिंग का, इस प्रोसेस में भी आप बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोडक्ट का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, बाकायदा उसमें आपको सारे फिनिशिंग प्रोसेस और सारे प्रिकॉशंस आपको वैसे के वैसे ही फॉलो करने पड़ेंगे जैसा कि रिक्वायरमेंट है। ओके, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है। इस प्रोसेस में आपने देखा है कि कैसे उसने उस मेटल के जो 7 प्लेटें थी उनको आपस में जोड़ के और उसको एक चाकू का आकार दे दिया, है ना। तो इसमें आप ये समझ सकते हैं कि इसमें आप किसी भी तरह का आकार दे सकते हैं आसानी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है ब्लैक स्मिथी में यूज होने वाले टूल्स। ठीक है, जैसा कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फिगर को मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। इस फिगर में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है हैंड फोर्जिंग के लिए, वो है इसमें यूज होने वाला हर्थ या फर्नेस। ये हर्थ या फर्नेस सभी जितने भी बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हो, इसको आप सभी लोग इम्पोर्टेंट के तौर पर लिखो और इसका फिगर बनाने का अभ्यास शुरू करो। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिगर जितना ज़्यादा अच्छा और साफ बनेगा आपको नंबर उतने ज़्यादा ही अच्छे मिलेंगे। ठीक है, इस फिगर में आप देख रहे हो ऊपर चिमनी है, नीचे यहाँ पर टायर और नोजल्स हैं। ठीक है, इधर ये जो पोर्शन है जो आपको ईंट जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये फायर ब्रिक्स है। उसके नीचे वाटर ट्रॉप है, फिर कूल बंकर है, यहाँ पे एयर वॉल्व है और ये वाटर टैंक है पीछे। ठीक है, इसमें होता क्या है कि ये जो पोर्शन है जहाँ पर ये ब्रिक दिखाई दे रही हैं आपको, इस पोर्शन पे क्या होता है, मेटल को हीट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर बीच में जो आप देख रहे हैं यहाँ पे टायर और नोजल लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर क्या होता है बीच बीच में कई सारे नोजल्स लगे होते हैं। ये जो नोजल्स होते हैं, ये नोजल्स आपके गैस फायर्ड होते हैं, एलपीजी गैस फायर्ड होते हैं या पीएनजी गैस फायर्ड हो सकते हैं। ठीक है, या आपका लिक्विड फ्यूल गैस फायर्ड भी हो सकते हैं। यहाँ पर बाद में आप देख रहे हैं कि ये फायर ब्रिक्स लगी हुई हैं। ये फायर ब्रिक्स हाई टेम्परेचर सब में सस्टेन करने वाली ब्रिक्स होती हैं, हाई टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं होती हैं। इसके लिए यहाँ पर इन फायर ब्रिक्स का यूज किया जाता है ताकि आपकी फर्नेस मेल्ट ना होने पाए, क्योंकि फर्नेस तो नॉर्मल लोहे की है ना, इतने टेम्परेचर पर फर्नेस मेल्ट हो जाएगी, तो उसको मेल्ट होने से बचाने के लिए फायर ब्रिक्स का यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ऊपर आप देख रहे हैं चिमनी लगी है। ये चिमनी इसके लिए लगाई जाती है ताकि इसके अंदर जो फ्लू गैसेज जो जनरेट होंगी या वेस्ट गैसेज जो जनरेट होंगी, वो वेस्ट गैसेज इस चिमनी से बाहर निकल जाए। ठीक है, पीछे एयर वॉल लगा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि हर फर्नेस को सही तरीके से काम करने के लिए एक्स्ट्रा एयर दी जाती है, तो यहाँ पर ये वही एक्स्ट्रा एयर के लिए वॉल लगाया गया है। यहाँ पर कंप्रेस्ड एयर एक्स्ट्रा दी जाएगी अलग से, जिसे एक्सेस एयर बोलते हैं। ठीक है, और पीछे जो लगा हुआ है ये है वाटर टैंक। तो यहाँ पर जो भी आप प्रोसेस करेंगे, जो भी आप हीटिंग का प्रोसेस करेंगे, हीटिंग प्रोसेस करने के बाद जब ऑपरेशन आप कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद उसको ठंडा करने की जरूरत पड़ेगी। तो ठंडा करने के लिए इस वाटर टैंक का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को सबको याद रखना है और फिगर में ये चीज़ बनाना है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर टूल्स के बारे में। टूल्स देखिए आप लोग, यहाँ पर कई सारे टूल्स दिए गए हैं। इन सभी टूल्स के ड्राइंग आप लोगों को सबको अच्छे से बनाना आना चाहिए। ठीक है, जब भी फोर्जिंग के बारे में कोई डिस्कशन होता है या क्वेश्चन आता है तो ये टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कम से कम आप कोशिश कीजिए जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम आप टूल बनाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। इसमें जो इंपॉर्टेंट टूल्स हैं वो पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टूल है आपका एनविल। ठीक है, ये एनविल सबसे इंपॉर्टेंट टूल में गिना जाने वाला है क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज होने वाला प्रोसेस में है ये। इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए इसमें सबसे नीचे जो दिख रहा है, जहाँ पे मेरा कर्सर है वहाँ पे आप देखिए, वहाँ पे एक ये चौकोर खाना दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, ये होता है हार्डी होल। ठीक है, और ये आपका गोल क्षेत्र दिखाई दे रहा है, गोल होल दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं प्रिचल होल। आपने वीडियो में देखा था कि कैसे उसने हार्डी होल के अंदर उसको डाल के, पीस को डाल के और उसको शेप दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर हार्डी और जो प्रिचल होल हैं, इन दोनों होल्स का यूज इसी तरह मेटल को अपनी एक पोजीशन में फिक्स करने के लिए किया जाता है। ओके,
उसके बाद ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं जिसको मैंने हॉर्न बताया था, ये हॉर्न है, इसको बोलते हैं एनविल हॉर्न, ठीक है, ये एनविल हॉर्न है। यहाँ पर आप मेटल को जैसे उसके कोई हॉलो कोई मेटल है जिसके अंदर आपको आकार देना है, तो आप उसको इस हॉर्न के अंदर हॉर्न के ऊपर फंसा के और फिर उस सरफेस के ऊपर से आप उसको हैमर से पीट के आकार दे सकते हैं, ठीक है। नीचे का पोर्शन ये बॉडी है, फिर नीचे बेस है, ऊपर ये एनुअल फेस है, इसके ऊपर आपने देखा कि कैसे वो फ्लैट सरफेस पर रख के हैमरिंग कर रहा था, ठीक है। बेस आपका हैवी होता है ताकि वो अपनी पोजीशन पर फिक्स रहे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं हैमर्स पे। हैमर्स में आप देखेंगे स्ट्रेट पिन हैमर है, ठीक है। पहले मैं सबके बारे में बताता हूँ, फिर थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जो जरूरी वो बता दूंगा। ये स्लेज हैमर है, ठीक है। ये क्रॉस पिन हैमर है, ये स्वेज हैमर है, फ्लैटर, ये बॉल पिन हैमर, फ्लैट टंग जिसको सड़सी बोलते हैं, हिंदी में सड़सी बोलते हैं, ये है सेट हैमर। उसके बाद है स्क्वायर बिट, फिर क्लिप टंग, उसके बाद है पिकअप टंग, फिर पंच है, उसके बाद है आपका हार्डी, ठीक है। उसके बाद है हॉट सेट, ओके। उसके बाद है फुलर और उसके बाद है गाउज। तो इसमें जो अभी आज के पीपीटी में जो मैं कवर कर रहा हूँ, पहले आपको मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, फिर एक एक करके जब हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो इन सब प्रोसेस में यूज़ किए जाने वाले अलग अलग हैमर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे आपका स्वेज है, तो स्वेज क्या होता है, ये स्वेज ब्लॉक, स्वेज एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। तो जब इस स्वेज के बारे में डिस्कस करेंगे तो उस समय हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। बाकी के बारे में बताता हूँ। ये आपका स्लेज हैमर है। तो स्लेज हैमर क्या होता है, ये बहुत बड़े हैमर होते हैं। ये हैमर्स का यूज करते हैं हैवी ब्लोइंग प्रोसेस में, है ना। जैसे आपको कोई बहुत बड़ा फोर्जिंग है तो उस फोर्जिंग प्रोसेस में आपको पीटने के लिए या दाब देने के लिए इतने बड़े बड़े हैमर्स का यूज किया जाता है ना। उसमें 2 से 3 लोग उसको चला सकते हैं, वो पाउंड में उनका वेट होता है ना। उसके बाद आता है आपका स्ट्रेट पिन हैमर। स्ट्रेट पिन हैमर होता है सरफेस को स्ट्रेट करने के लिए, है ना। उसके बाद आता है आपका फ्लैटर। फ्लैटर भी होता है सरफेस को फ्लैट करने के लिए। जैसे आपने पूरा प्रोसेस कर दिया, कहीं कहीं पे आपको फिटिंग दिखाई दे रहा है, तो आप इस फ्लैट हैमर का यूज कर सकते हैं, है ना। उसके बाद आता है आपका बॉल पिन हैमर। तो आप बॉल पिन हैमर, इसका नाम क्यों पड़ा, इसके ऊपर ही देखिए बॉल की जैसी संरचना दिखाई दे रही है, इसके लिए इसका नाम पड़ा है बॉल पिन हैमर। उसी तरह ये जो फ्लैटर है, फ्लैटर में ये जो सरफेस है, ये सरफेस पूरी तरह से फ्लैट है, इसके लिए इसे बोलते हैं फ्लैट हैमर, ठीक है। उसके बाद आता है सड़सी या फ्लैट टंग। तो ये क्या होता है, सड़सी जो गर्म जॉब होते हैं आपके, जो हॉट हॉट पीसेज होते हैं, उनको पकड़ने के लिए इस सड़सी का यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सेट हैमर। तो सेट हैमर का प्रोसेस जो है होता है जनरली, जैसे कोई कॉर्नर है या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर आपको फ्लैट पोर्शन चाहिए, तो वहाँ पे इस सेट हैमर का यूज करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इस सेट हैमर को सरफेस पर रख के उसके ऊपर हैमरिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है आपका एनुअल के बारे में मैंने बता दिया है। ये स्वेज ब्लॉक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉक है, इसको हम स्वेज प्रोसेस में कवर करेंगे, ठीक है। इस पर चिंता आप लोग मत कीजिए। ये स्क्वायर बिट क्या है, क्लिप टंग? हाँ स्क्वायर बिट, क्लिप टंग। हाँ, स्क्वायर बिट और क्लिप टंग, ये इसके लिए आप चिंता मत कीजिए। मैंने आपको बताया ना कि जैसे जैसे प्रोसेस आता जाएगा तो आपको प्रोसेस के साथ इसको डिफाइन करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में, जैसे अभी हमने वीडियो दिखाया था तो वैसे ही इसको भी कवर करूंगा, वरना क्या है अभी थोड़ी आपको बताऊंगा क्लियर नहीं होगा, ठीक है। ओके। इसमें एक जो आपका ये हार्डी वाला है, ये हार्डी वाला अभी इस पीपीटी में है, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया, जो मैं जितना मैंने बताया, समझ में आया कि नहीं सबको? यस सर। ओके। तो अभी इस फिगर में हम जितना हमने बताया अभी यहीं पे छोड़ रहे हैं, अभी आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आता है ऑफसेटिंग प्रोसेस। ऑफसेटिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लंबाई में कमी होगी, ठीक है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा, ठीक है। इसका फिगर मैं देखता हूँ, शायद नेक्स्ट फिगर है। ओके, ये देखिए, ये ऑफसेटिंग प्रोसेस है। ऑफसेटिंग प्रोसेस में क्या होता है, ये पूरा एक रॉड था, ठीक है। ये रॉड मान लीजिए 50 mm का था, ओके। इस रॉड में क्या होगा कि आपकी जो लेंथ है, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, लेंथ आपकी कम होगी, लेंथ डिक्रीजेज एंड क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन इंक्रीजेज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये मान लीजिए 50 mm का था, तो इसको वर्टिकल खड़ा जो है पोजीशन करके, और ये जो हैमर है, हैमर के जरिए इसको
पीटा जाएगा और पीटने के बाद क्या होगा कि इसकी लंबाई कम होगी और क्रॉस सेक्शनल एरिया सरफेस जो है सरफेस बढ़ जाएगा। आप देखिए कैसे ये गोल होता जा रहा है, फिर धीरे 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 पीटते पीटते क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस आपका यहाँ पर दिखाया गया है। ये आप देख रहे हैं, ये जो फिगर है ये थोड़ा और मैं इसको इनलार्ज कर रहा हूँ, आप ये फिगर देखिए सेम मिलता जुलता है। ये एक्चुअली जो प्रोसेस है हार्डी प्रोसेस है, ये एक्चुअली ड्राइंग प्रोसेस है। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें ये हॉरिजॉन्टल कंडीशन में रखा गया, लेकिन अगर इसको वर्टिकल कंडीशन में आप रखोगे हैमरिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाएगा और ये क्या कहलाएगा, ऑफसेटिंग प्रोसेस। अभी ये कौन सा प्रोसेस है, अभी ये प्रोसेस है ड्राइंग प्रोसेस। ठीक है, ड्राइंग प्रोसेस के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे ड्राइंग प्रोसेस है, ये देखिए कैसे ये हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, ये फिगर था ना वहाँ पे, दिख रहा है सबको? यस सर। हाँ, ये है आपका हाँ ये है आपका ड्राइंग प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होगा कि आपका जो रॉड है, ठीक है, रॉड की अगर लंबाई कम होगी, ठीक है, तो इस केस में इस प्रोसेस में वो लंबाई बढ़ जाएगी। उसमें आप देखेंगे कि ये जो इस तरह के जो पंच हैं, ठीक है, ये पंच में एक पंच आपका किस में रखा जाएगा, हार्डी में रखा जाएगा, हार्डी होल में रखा जाएगा। ये देखिए एनुअल यहाँ पे बना हुआ है, ये हार्डी होल देखिए यहाँ पे, ये हार्डी होल में रखा जाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर इस पीस को रखा जाएगा जो हीटेड होगा और इसके ऊपर ये दूसरा ये पंच रखा जाएगा और पंच रख रख के उसको थोड़ी थोड़ी दूर पर हैमरिंग किया जाएगा, जिससे क्या होगा उसकी लंबाई धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। और जब आपकी लंबाई लगभग मिल जाती है उसके बाद फिर फ्लैटर हैमर का ये नॉर्मल हैमरिंग प्रोसेस करके इसकी लंबाई को फ्लैट किया जाता है, मतलब लंबाई को बढ़ाकर इस सरफेस को फ्लैट कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है यहाँ तक। किसी को कोई क्वेश्चन है? नो सर। ओके, सिराज आपका कोई क्वेश्चन है बेटा? नो सर। ओके, विपिन आपका कहीं कुछ प्रोसेस में समझ में नहीं आया है, पूछ सकता है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनुअल आपने देखा, एनुअल के बारे में मैंने बताया। एनुअल में एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताया था वहाँ पे क्योंकि फिगर में साफ नहीं दिखाई दे रहा था, वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। इसमें एनुअल में देख रहे हैं कि टेबल लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है, ये मैं फिगर थोड़ा सा और इनलार्ज कर रहा हूँ, दिखने लगा सबको? यस सर। हाँ, इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर ये टेबल दिखाई दे रहा है। ये जो टेबल होता है ये टेबल भी एक हेड पोर्शन होता है ना। देखिए क्या होता है कि एनविल इस हिसाब से डिजाइन किया जाता है कि फोर्जिंग का मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोसेस यहाँ पर किया जा सके। ओके, तो इसके हिसाब से आपको मेटल को रेस्ट करने के लिए या आपके जो भी फोर्जिंग इंस्ट्रूमेंट है या टूल है या पंच है उनको रेस्ट करने के लिए इस तरह के हार्डी और पिचर होल बना दिए गए। ठीक है, ये फ्लैट सर्फेस बना दिया गया। उसी तरह ये टेबल बनाया गया है। ये टेबल क्या होता है, कॉर्नर्स को जो है बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अगर किसी फोर्जिंग प्रोसेस में आपको किसी सरफेस का कॉर्नर अच्छे से बनाना है उस प्रोसेस के लिए इस टेबल का यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, इस हॉर्न के नीचे का जो पोर्शन होता है वो कहलाता है थ्रॉट। ये थ्रॉट पोर्शन है जो नीचे आप देख रहे हैं। ठीक है, तो जब भी आप एग्जाम में एनुअल बनाएंगे तो एनुअल बनाने के बाद उसका क्लासिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको जितने भी पार्ट हैं सब पार्ट के बारे में आपको बताना जरूरी है और फिगर साफ सुथरा बनाना जरूरी है। तो इसके लिए सबको आज मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ कि एनुअल का फिगर सब लोग हाथ से बना के, जैसा भी बनता है ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि सबका अच्छा बनेगा, बट हाथ से बना के और उसकी फ़ोटो खींच के और ग्रुप में डालेंगे। ठीक है, और फिगर बना के नीचे अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, ये सबका आज का, हाँ सबका ये आज का असाइनमेंट है। ओके, ये सब लोग करेंगे जो यस सर। हाँ जो करेगा तो उसको फिर बाद में अप्रिशिएट भी किया जाएगा। ठीक है, इसी ध्यान रखना है ना, ये करना है आप लोगों को। ठीक है, सर दोनों फिगर क्या थी, एनुअल और वो ब्लैक? एनुअल का पहले आप बनाओ, एनुअल का सबको बनाना है। बाकी जैसे ऑफसेटिंग या ड्राइंग का अगर बना सकता है तो बनाए, बिल्कुल बनाए। आप बुक से देख के बनाओ, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बुक से देख के बनाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सभी लोग बनाए हैं ना और ग्रुप में डालें इसको। सर वो फर्नेस मैं कह रहा हूँ, फर्नेस। फर्नेस, ओके ओके, हाँ फर्नेस बनाओ। ठीक है ठीक है, ओके गुड, फर्नेस बिल्कुल बनाइए। ये दो फिगर मुझे बना के आप लोग सभी लोग ग्रुप में डालिए। ठीक है, देखेंगे किसका कितना अच्छा बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यस सर। हाँ नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है आपका मशीन फोर्जिंग प्रोसेस।
तो अभी तक देखिए हैंड फोर्जिंग में हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा, हम लोगों ने हाथ से भी किया। आपके वर्कशॉप में भी हाथ से ही कराया जाएगा, मशीन फोर्जिंग जनरली वहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे हम लोग मशीन फोर्जिंग के बारे में बात करेंगे। मशीन फोर्जिंग ये हैंड फोर्जिंग के बाद ये सेकंड पार्ट है जो आगे कंटिन्यूएशन में रहने वाला है। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मशीन फोर्जिंग कंटिन्यू रहेगा, यहाँ पे केवल उसका इंट्रोडक्शन मैं दे रहा हूँ, ठीक है। मशीन फोर्जिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हैंड फोर्जिंग की जगह मशीन का यूज करके फोर्जिंग प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस में भी मेटल को हीट किया जाता है, प्लास्टिक कंडीशन तक हीट किया करेंगे, और हीट करने के बाद मशीन के बीच में रख के उसमें हैमरिंग प्रोसेस करेंगे, ठीक है। इसमें जो टाइप होते हैं मशीन फोर्जिंग के, वो 4 टाइप होते हैं। ये टाइप आप लोग लिखिए इसको, ठीक है। ये 4 टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला होता है ड्रॉप, ठीक है, ड्रॉप फोर्जिंग या ड्रॉप स्टैम्प। दूसरा होता है स्टेम हैमर, तीसरा न्यूमेटिक, और चौथा है हाइड्रोलिक, ठीक है। क्लियर है? किसी किसी बुक में Yes, sir. हैंड होगा, ड्रॉप होगा और प्रेस होगा, किसी किसी में वो भी हो सकता है ना। तो उसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी जो बुक में लिखा हुआ आप उसको भी रिफर कर सकते हैं, और नहीं तो इसको भी रिफर कर सकते हैं, उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। किसी किसी बुक में हैंड, ड्रॉप और प्रेस इस तरह दिया हुआ है, मेथड जो दिए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सिंपल मशीन के बारे में, एक बात कर रहे हैं। थोड़ा मैं फिगर इनलार्ज कर रहा हूँ। इस फिगर में आप लोग देख रहे होंगे, सभी लोग देख रहे हैं, सभी को दिख रहा है फिगर? यस सर। ओके। इस फिगर में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक स्टेशनरी एनविल दिखाई दे रहा है। ये स्टेशनरी एनविल होता है, ये अपनी पोजीशन में फिक्स रहता है और ग्राउंड में ये रहता है, मतलब सीमेंटेड रहता है ना। उसके ऊपर होती है डाई, ठीक है। डाई डाई 2 होती है, एक लोअर डाई होती है और एक अपर डाई होती है, ठीक है। इन दोनों के बीच में वर्क पीस रखा जाता है, ओके। और उसके ऊपर होती है आपकी रैम। ये रैम है, ये रैम है, और ये रैम का रॉड है, ये गाइड है ना। ये जो गाइड होता है, गाइड ये दोनों व्हील्स होते हैं, इनके बीच में रहता है ना। तो व्हील क्या होता है कि व्हील को जब आप मोटर से रोटेट करोगे तो ये क्या रैम होती है, ऊपर नीचे मोशन करती है, ठीक है। ऊपर नीचे ऐसे मोशन करेगी, जिसकी वजह से ये आपकी जो डाई है, जो अपर डाई है, अपर डाई भी उस साथ में ऊपर नीचे मोशन करेगी, ओके। आपकी जो नीचे वाली जो डाई होगी, नीचे वाली डाई हमेशा किस पोजीशन में रहती है? फिक्स पोजीशन में रहती है, ये मूव नहीं करती है, ठीक है। इसका भी नेक्स्ट जब क्लास लूँगा तो उसमें आपको मैं इसका वीडियो भी दिखाऊंगा कि कैसे ये मशीन काम करती है ना। इसमें होता क्या है कि आप देख रहे हैं कि व्हील का रोटेटिंग डायरेक्शन आप लोग सभी लोग देख रहे हैं। इसमें व्हील के रोटेटिंग डायरेक्शन दोनों साइड में होते हैं, ठीक है। अपर साइड में होता है और लोअर साइड में भी होता है ना। तो जब ये इस पोजीशन में, जब आपका ये कौन सा पोजीशन है, एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन में जब ये व्हील घूमेगा तो आपका जो रैम है ये ऊपर साइड पे जाएगा, ठीक है। और जैसे ही क्लॉकवाइज मोशन में घूमेगा वैसे ही वो रैम क्या करेगा, नीचे दबाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, आपका जो वर्कपीस है, वर्कपीस पे जाकर वो क्या करेगा, हिट करेगा, चोट करेगा, जिससे वर्कपीस क्या होगा, डिफॉर्म होना शुरू हो जाएगा, है ना। अच्छा, इस मशीन में सबसे अच्छी खास बात ये होती है कि ये मशीन पूरी तरह से कंट्रोल्ड प्रोसेस है ना। आप इसमें जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक आपको कंट्रोल कर सकते हैं। स्ट्रोक सभी लोग समझते हैं ना, स्ट्रोक क्या होता है? सर जो उसको जब बीट कर जो वर्कपीस को, हाँ, ओके, उसी को हाँ, उसी को स्ट्रोक कहते हैं, ठीक है। जैसे स्ट्रोक में क्या होता है कि एक बार जो चोट करेगा वो उसका एक स्ट्रोक कहलाएगा, ठीक है। जितनी बार वो चोट करेगा वो उसके स्ट्रोक कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रोक हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। स्ट्रोक आप चाहो तो कम स्ट्रोक भी दे सकते हो भाई, जो चोट देने की जो ताकत है उसको आप कम और ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर वो कंट्रोल करने के लिए हमें पावर होती है हमारे पास, हम उसको ऑटोमेटिक कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ओके, यस सर। ओके। ये यहाँ पर हमारी लास्ट स्लाइड थी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, आप लोगों ने जो क्लास की है और टाइम दिया हुआ है, ठीक है।